हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ओके स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने देखा था डिफरेंशिएशन। कोई फंक्शन y दे रखा है किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएशन कैसे किया ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे डबल डिफरेंशिएशन के बारे में। कोई फंक्शन दे रखा है और उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, उसका फिर से एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं, तो उसका फिजिक्स में क्या मीनिंग है। ठीक है, हमने सिंपली यहाँ पे देखा था कि डबल जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, उसका स्लोप होता है, tan थीटा होता है। अब इसको हम लोग देखेंगे ये डबल डिफरेंशिएशन क्या है। ओके, तो जैसे कि मान लिया कि यहाँ पे y इक्वल्स टू f(x) फंक्शन है। ओके, कोई भी फंक्शन आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमने ये भी देखा था, अगर इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करें या फर्स्ट डिफरेंशिएशन करें, यानी पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx होगा। इसको लिखने का तरीका f के ऊपर प्राइम भी है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट डेरिवेटिव या फर्स्ट डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, विद रिस्पेक्ट टू जिस वेरिएबल वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब इसी फंक्शन को अगर सपोज मान लो कि ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन तो हो चुका है, फिर से इसको सेकेंड बार डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसको कैसे लिखते हैं, तो ddx और इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन हो चुका है तो इसी का डिफरेंशिएट करना है, तो dy/dx को फिर से एक बार ddx में रिस्पेक्ट पे क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। और जब ये डिफरेंशिएशन आ जाएगा तो वो कैसे लिखाएगा स्टूडेंट, तो f डबल डैश x या f डबल प्राइम x लिखाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्राइम का ही डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो डबल प्राइम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो सेकेंड डेरिवेटिव बोलते हैं। ओके, अब तो सेकेंड डेरिवेटिव तो मैथमेटिकल समझ में आता है, लेकिन इसका फिजिक्स में क्या यूज है। तो देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब होता है अगर कोई फंक्शन दे रखा है या कोई भी कर्व दे रखा है, तो उस कर्व का अगर फर्स्ट डिफरेंशिएशन करोगे तो आप समझोगे कि वो कर्व कैसे चेंज हो रहा है, उसके रेट को बताता है। यानी dy/dx इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ द कर्व बताता है, कर्व कैसे चेंज कर रहा है। या तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव, यानी वो इंक्रीजिंग कर्व भी हो सकता है। जो रेट ऑफ चेंज होगा वो बता देगा कि कर्व कैसे इंक्रीज कर रहा है, या रेट ऑफ चेंज ये भी बता देगा वो कर्व कैसे अपने डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि इसी कर्व को एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है। तो हमने फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन देखा था कैसे इंक्रीज और कैसे डिक्रीज करना है, यानी उसको दूसरे शब्दों में हमने क्या बोला था, उसको स्लोप भी बोला था। ठीक है, कोई भी ग्राफ का स्लोप कैसे इंक्रीज कर रहा है या कैसे डिक्रीज कर रहा है, ये उसका फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन बताता है। अब सेकेंड डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या है, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन तो स्लोप आ गया है, अब सेकेंड डिफ्रेंशिएशन क्या है, तो स्लोप का फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन का मतलब ही होता है कि वो क्या बताता है, कोई भी फंक्शन पर्टिकुलर कैसे चेंज करता है उसको बताता है। तो अब स्लोप कैसे चेंज करेगा उसको बताएगा सेकेंड डिफरेंशिएशन। तो आपको समझ में आ रहा होगा फर्स्ट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। फर्स्ट डिफरेंशिएशन का मतलब है कि वो कर्व कैसे चेंज कर रहा है, सेकेंड डिफरेंशिएशन का मतलब हो जाएगा उस कर्व का जो स्लोप है वो स्लोप कैसे चेंज कर रहा है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे मैं क्लियर हूँ, आपको भी समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे लिखने का तरीका जो है सेकेंड डिफरेंशिएशन वो कैसे है, तो d2y/dx², या इसको डबल प्राइम से भी लिखते हैं f डबल प्राइम x। ओके, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव भी बोलते हैं, या फिर ऐसे बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ fx, या फिर स्लोप ऑफ fx, या फिर ऐसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ fx, ऐसा भी बोल सकते हैं। यानी डिफरेंट तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। अब सपोज मान लीजिए कि हम इसको और भी आगे चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए कोई fx एक कर्व ले लिया। ठीक है, y इक्वल्स टू fx एक क्या है, एक मेरा कर्व है। ओके, कर्व है, सपोज मान लो कि कुछ ऐसा होगा। ठीक है, एज्यूम कर लिया हमने। अब क्या करेंगे, अगर इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको पता चलेगा ये कर्व कैसे इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो मेरा कर्व, तो इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन करें तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy/dx। इसको लिखने का तरीका ये भी है। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, और फर्स्ट डेरिवेटिव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्लोप ऑफ द कर्व। वो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे उस कर्व का स्लोप क्या आ रहा है, या वो कर्व अपने वैल्यू को कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करा रहा है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो इसलिए हमने लिखा है हाउ ए कर्व इज चेंजिंग। ये किससे पता चलता है, तो उस कर्व को एक बार डिफ्रेंशिएट करने से, यानी उस कर्व के फंक्शन को एक बार डिफ्रेंशिएट करने से हमको पता चलता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसका डबल डिफ्रेंशिएशन, अब हमको एक बार डिफ्रेंशिएशन से उस कर्व का स्लोप तो मिल चुका है कि कैसे वो स्लोप बताता है कि वो कर्व कैसे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो स्लोप मिल चुका। अब क्या करेंगे, फिर से उसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी स्लोप का फिर से हम लोग अब क्या देखेंगे, रेट जानेंगे, यानी रेट ऑफ चेंज इन स्लोप अब जानेंगे। तो सेकेंड डिफरेंशिएशन के फिजिक्स में क्या यूज होता है, स्लोप ऑफ द कर्व, या फिर रेट ऑफ स्लोप ऑफ द कर्व, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो स्लोप किस रेट से चेंज कर रहा है या कैसे चेंज कर रहा है, ये क्या बताता है, डबल डिफरेंशिएशन बताता है। इसका फिजिक्स में अगर यूज़ देखें तो सबसे ईजी और सबसे पॉपुलर जो पैरामीटर होता है वो एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है वो डबल डिफरेंशिएशन होता है पोजीशन का। जैसे मान लो कि एक्स कोई पोजीशन है 4t³ + 2t। ठीक है, ये t क्या है, टाइम है, और x
पोजीशन जो है वो कैसे चेंज कर रहा है, टाइम के अनुसार चेंज कर रहा है। तो इसको अगर ये एक कर्व हो जाएगा, अब ये कर्व कैसे चेंज कर रहा है ये कौन बता रहा है, तो स्पीड बताएगा या वेलोसिटी बताएगा। तो इसको dx/dt करेंगे तो हमको स्पीड आ जाएगा या वेलोसिटी आ जाएगा। अगर पोजीशन है तो वेलोसिटी आएगा, अगर डिस्टेंस को हम लोग लिख रहे हैं तो अगर पोजीशन ही मान रहे हैं तो हमको वेलोसिटीज़ का पता चलेगा, इसका वेलोसिटी पर्टिकुलर टाइम पे कितना है। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो गया, तो 12t² + 2। अब ये मेरा वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है। अब सपोज मान लो कि अगर वेलोसिटी के भी देखेंगे कि वेलोसिटी किस रेट से चेंज कर रहा है, तो इसको फिर से एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये मेरा क्या हो गया, तो ये हो जाएगा 24t, यानी 24t के हिसाब से वो चेंज कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरा जो डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। और जो सिंगल डिफ्रेंशिएशन या फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, इसी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो यहाँ पे डबल डिफ्रेंशिएशन का मतलब समझ में आ गया कि ये क्या बताता है, ये बताता है रेट ऑफ चेंज इन द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या है, तो स्पीड वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी के चेंज को क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन बता रहा है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा रिपीट कीजिए, थोड़ा सा पीछे रिवाइंड करके फिर से सुनिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं इस डबल डिफ्रेंशिएशन का मैथमेटिक्स में कहाँ यूज़ होता है। तो इस डबल डिफ्रेंशिएशन का मैथमेटिक्स में यूज़ होता है, जैसे कि अभी हमने माना कि y = fx एक कोई कर्व है, ठीक है। तो ये कर्व हमने क्या, सपोज मान लो कि ये कर्व है, तो कर्व में जो फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या करता है, इसका स्लोप हो देता है। और इसका स्लोप कैसे चेंज करता है, वो मेरा डबल डिफ्रेंशिएशन करता है, ठीक है। तो डबल डिफ्रेंशिएशन का यूज़ हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कर्व का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए करते हैं, या कोई भी फंक्शन का क्या करते हैं हम लोग, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए काम करते हैं। तो अब इसको देख लेते हैं, पहले मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन इसका देख लेते हैं, उसके बाद इसको फिजिक्स में लाते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है कि मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। तो मान लिया कि y = fx एक फंक्शन है, और ये फंक्शन है किसका, तो कोई कर्व का, और ये कोई कर्व दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे p एक पॉइंट है, a एक पॉइंट है, b कोई पॉइंट है और q एक पॉइंट है। अब इसमें तुमको देखने से लग रहा है कि a जो है वो क्या है, a वाले पॉइंट पे y का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है, और b वाले पॉइंट पे y का जो वैल्यू है मिनिमम है। तो हम इस कर्व को देख के बोल सकते हैं कि ये इस पर्टिकुलर कर्व के लिए, यानी p to q के कर्व के लिए क्या होगा, तो a पर इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा और b पे इसका मिनिमम वैल्यू होगा। ओके, अब इसको हमको मैथमेटिक्स से समझना है, ठीक है। अभी हम लोग ने जान लिया है कि इस वाले फंक्शन में y जो था वो कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ले रहा था, तो a पॉइंट पे ले रहा था, और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे ले रहा था, तो b पॉइंट पे ले रहा था। a पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू ले रहा था और b पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू ले रहा था। तो इसका अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये कैसे ले रहा है, उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा जो होता है वो 0 से 90 डिग्री में, जैसे जैसे एंगल को बढ़ाते हैं वैसा tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि 90 डिग्री से जैसे ही एंगल बढ़ता है 180 की तरफ, तो 90 डिग्री से जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो tan थीटा नेगेटिव में चल जाता है, यानी बहुत मतलब -∞ की तरफ चला जाता है। तो अगर 90 डिग्री से अगर 180 डिग्री में जाता है तो tan थीटा का वैल्यू -∞ से कहाँ में जाता है, तो 0 में जाता है। यानी एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं, अगर मैथमेटिकली देखें तो इसमें भी वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज ही कर रहा है। तो कहाँ से कहाँ इंक्रीज कर रहा था, -∞ से 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो उसी को हम लोग बेसिस करके यहाँ पे समझते हैं। तो मान लो कि यहाँ पे मेरा ग्राफ दे रखा है, इसको मैं फिर से बता दूँ। मान लो कि ये मेरा कि ग्राफ दे रखा है, ये ग्राफ कैसा है, मैं इसको फिर से रीड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छा से थोड़ा सा समझ में आ जाए। मान लें कि ये ग्राफ दे रखा है और इस ग्राफ में हमने 1-2 पॉइंट लिया है, 2 या 3 पॉइंट लिया है यहाँ पर। अब ये जो पॉइंट लिया है ये θ1 का है, θ1 का है। ये जो पॉइंट लिया है θ2 का है, और ये जो पॉइंट लिया है θ3 का, और यहाँ पे लाइन स्ट्रेट लाइन हो गया, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। और ये जो पॉइंट लिया है ये θ5 का लिया है, और ये जो पॉइंट लिया है वो θ6, θ4, θ5 और θ6 मान लो ले लिया θ6। तो यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि अगर हम इसको आधा आधा सेक्शन में बात करें, ठीक है, तो क्योंकि ये P जो पॉइंट है मेरा, P पॉइंट पे मैक्सिमम है, यानी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रहा है, y का मैक्सिमम वैल्यू, उसके आजू बाजू में क्या है, सारा मिनिमम है। ओके, तो हम देखते हैं कि P के पहले जो इंक्रीज कर रहा था वो कैसे इंक्रीज कर रहा है, और P के बाद वाला जो इंक्रीज कर रहा है वो कैसे इंक्रीज कर रहा है। या P के पहले वाला एनालिसिस देखेंगे, P के बाद वाला एनालिसिस, यानी मैक्सिमम पॉइंट के पहले वाला एनालिसिस देखेंगे, मैक्सिमम पॉइंट के बाद वाला एनालिसिस देखेंगे। तो चलिए, तो अगर हम पहले वाला एनालिसिस देखते हैं तो इसमें थीटा ओवरऑल क्या है, 90 डिग्री से छोटा है। तो इस वाले केस में देखो कि थीटा ओवरऑल 90 डिग्री से छोटा है, और यहाँ से यहाँ यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट से होके अगर हम लोग P की तरफ जा रहे हैं तब क्या हो रहा है, देखो θ1 का वैल्यू सबसे ज़्यादा है, 90 डिग्री से छोटा है, लेकिन θ1 का वैल्यू सबसे ज़्यादा है, 90 डिग्री के आसपास है। θ2 के वैल्यू 90 डिग्री से थोड़ा सा दूर है,
मतलब इसके रिस्पेक्ट में, और थीटा 3 का वैल्यू और ज़्यादा दूर है इसके रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे थीटा पी का वैल्यू है वो तो 0 ही हो गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में थीटा 1 इज़ ग्रेटर देन थीटा 2 और थीटा 2 इज़ ग्रेटर देन थीटा 3 है। तो हम लोग को पता है कि जैसे जैसे 0 to 90 में हम लोग जाते हैं tan थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता है। तो क्योंकि 90 डिग्री से यहाँ पे एंगल कम है और थीटा डिक्रीज कर रहा है तो tan थीटा भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यानी इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट कि थीटा 1 सबसे ज़्यादा है तो tan थीटा 1 सबसे ज़्यादा होगा, और थीटा 3 सबसे कम है तो tan थीटा 3 सबसे कम होगा। अब यहाँ पे ये हर एक का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। यानी सबसे ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे था, उससे कम वैल्यू यहाँ पे है, उससे कम वैल्यू यहाँ पे, यानी वैल्यू क्या हो रहा है, tan थीटा का डिक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज करते हुए ये कहाँ पे पहुँच रहा है, तो इस पी पॉइंट पर पहुँचा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पी पॉइंट के पहले जितना भी स्लोप आ रहा था वो पॉजिटिव तो था लेकिन वो डिक्रीजिंग नेचर का था, ठीक है। अब चलिए अब पी पॉइंट के बाद वाला देखेंगे। तो पी पॉइंट के बाद वाला देखेंगे तो हर एक कंडीशन में देखेंगे तो थीटा का ओवरऑल जो है यहाँ पे वो 90 डिग्री से बड़ा है। अब हम लोग को पता है थीटा जब 90 डिग्री से बड़ा होता है तो tan थीटा का मैथमेटिकल वैल्यू कितना आता है, नेगेटिव आता है। तो यहाँ पे देखो तो थीटा 4, थीटा 5 और थीटा 6, तो सबसे ज़्यादा एंगल थीटा 4 है, तो उसके बाद थीटा 5 है, उसके बाद थीटा 6 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे छोटा एंगल थीटा 6 है, उससे बड़ा है थीटा 5, उससे बड़ा है थीटा 4, ओके। तो इस कंडीशन में जो tan थीटा का वैल्यू जो आएगा, अब देखो कि 90 डिग्री के आसपास कौन है, मैंने 90 डिग्री के आसपास ये थीटा 4 है, यानी ये मतलब ये सपोज मान लो कि 120 होगा, या फिर सॉरी सबसे दूर है ये थीटा 4 और सबसे नज़दीक क्या है, थीटा 6। 90 डिग्री के सबसे नज़दीक कौन है, तो थीटा 6 है, उससे दूर कौन है, थीटा 5 है, उससे दूर है थीटा 4। तो अब क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे जो थीटा है वो 90 डिग्री से बड़ा है, तो इसमें हर एक वैल्यू में tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो अब हमको पता है कि 90 डिग्री से 180 डिग्री में जाते हैं तो मेरा जो tan थीटा का वैल्यू है -∞ से 0 की तरफ जाता है, तो वो भी एक इंक्रीजिंग ही है, इंक्रीज करते ही जा रहा है, लेकिन वो नेगेटिव में है, ठीक है। तो इसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो tan थीटा जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है एंगल में, तो उसका tan थीटा क्या होगा, वो उसका 0 की तरफ होगा, यानी 0 के नज़दीक होगा। और जो थीटा 6 जो 90 डिग्री के करीब में है, तो उसका जो नेगेटिव वैल्यू होगा वो बहुत बड़ा होगा, यानी इन्फिनिटी की तरफ होगा। तो अब इन्फिनिटी अब 0 में कौन सा बड़ा होता है, तो 0 बड़ा होता है, मैथमेटिकल वैल्यू हम लोग जानते हैं। तो इसी के लिए इस कंडीशन में क्या होगा, tan थीटा 4 इज़ ग्रेटर देन tan थीटा 5 और tan थीटा 5 इज़ ग्रेटर देन 36, यानी स्लोप एट 4 इज़ ग्रेटर देन स्लोप एट 5 इज़ ग्रेटर देन स्लोप एट 6। अब यहाँ पे देखिए कि इस P पॉइंट के पहले जो स्लोप था पॉजिटिव था, और ये P पॉइंट के बाद जो स्लोप है वो क्या है, वो नेगेटिव है। लेकिन P पॉइंट के पहले जो स्लोप था वो डिक्रीजिंग नेचर का था। तो P पॉइंट के जस्ट पहले देखेंगे तो स्लोप क्या हो रहा है, पॉजिटिव है, और P पॉइंट के जस्ट बाद देखेंगे तो स्लोप क्या है, नेगेटिव है। और P पॉइंट के पहले स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा था। तो इसलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि P पॉइंट पे ये डिक्रीज करते पॉजिटिव से डिक्रीज करते करते आगे 0 हो गया, उसको नेगेटिव हो गया। यानी P पॉइंट पे जो मेरा डबल डिफ्रेंशिएशन जो निकल रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, तो वो मेरा क्योंकि डिक्रीजिंग नेचर का है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव, यानी स्लोप ऑफ जो रेट ऑफ चेंज इन जो स्लोप है वो क्या हो रहा है, वो नेगेटिव है। तो आई होप हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं, ओके। तो ये एनालिसिस करने के बाद हमको पता चल रहा है कि मैक्सिमम पॉइंट पे जो स्लोप है वो 0 है, मैक्सिमम के पहले यानी जस्ट बिफोर मैक्सिमम जो है वो tan थीटा ये स्लोप क्या है, पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीजिंग है, ओके। और मैक्सिमम के बाद जस्ट क्या हो रहा है कि स्लोप नेगेटिव आ रहा है। यानी हम लोग कह सकते हैं इस एनालिसिस से कि dy/dx क्या हो रहा है, वो डिक्रीज करते हुए मैक्सिमम पर जा रहा है। तो इसी के लिए हम लोग क्या कहेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ dy/dx है वो क्या हो रहा, तो वो नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रही होगी आई होप। तो क्योंकि यहाँ पर स्लोप डिक्रीजिंग नेचर का है, ओके, जस्ट पहले, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जब ये मैक्सिमम पे जाएगा तो वो डिक्रीजिंग स्लोप में जाएगा, और इसके डबल डिफ्रेंशिएशन का नेचर हम लोग क्या बताएंगे, तो ये नेगेटिव बताएंगे। तो यहाँ पे हम लोग वहीं लिखा है, द रेट ऑफ चेंज एट dy/dx इज़ नेगेटिव एट मैक्सिमम। तो हम लोग इस दोनों एनालिसिस से एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम पर जब भी डबल डिफ्रेंशिएशन हम लोग देखेंगे, तो अगर सपोज कोई भी फंक्शन के या कोई भी ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो मैक्सिमम पर जो मैक्सिमम को ढूंढने का जो तरीका है वो क्या तरीका होता है, तो डबल डिफ्रेंशिएशन उस ग्राफ का या उस फंक्शन का नेगेटिव होना चाहिए। और ये जो वैल्यू जो मैक्सिमम का जो वैल्यू होगा वो कहाँ पे किस वाले पॉइंट पे देगा, तो फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन जहाँ पे उसका 0 होगा, और उससे जो वैल्यू निकलेगा उसी वैल्यू को हमको पुट करना पड़ेगा फंक्शन में, उस
उस वाले पॉइंट पे ही वो फंक्शन क्या करेगा, अपने मैक्सिमम वैल्यू को देगा। तो आई होप हम इतना सिंपली इतना समझ सकते हैं कि मैक्सिमा का जो केस हो गया वो क्या हो गया, जब भी हमको मैक्सिमा निकालना हो गया या मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा कोई भी फंक्शन से, तो हमको क्या चेक करना है, तो डबल डिफ्रेंशिएशन शुड बी नेगेटिव एंड पॉइंट जो निकलेगा वो कहाँ से पॉइंट निकलेगा, dy/dx को जीरो करके, और यहाँ से जो भी वैल्यू आएगा हम डायरेक्ट फंक्शन में रखेंगे, वो मेरा मैक्सिमम वैल्यू को दे देगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं मिनिमा केस में। तो मिनिमा केस में ग्राफ ये है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने स्लोप θ1 θ2 और यहाँ पे ले लिया है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो एंगल है वो θ1, ये पहले यानी फर्स्ट हाफ का जो एंगल है अब वो 90 डिग्री से बढ़ा है, ठीक है, 90 डिग्री से बढ़ा है। और यहाँ पे जैसे जैसे ये थीटा के तरफ, पी पॉइंट की तरफ आ रहा है, वैसे वैसे ये tan थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही इधर जा रहा है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा हो गया। ओके, तो इस केस में देखिए कि अगर इस क्यू पॉइंट के यानी इस मिनिमा के पहले में देखें तो मेरा जो स्लोप था वो नेगेटिव था, और मिनिमा के बाद में देखेंगे तो स्लोप पॉजिटिव था। तो यहाँ पे जो स्लोप आया वो क्या है, बढ़ते बढ़ते आया है, बढ़ते बढ़ते आके यहाँ पे जीरो हो गया। यानी इस पॉइंट पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस पॉइंट पे बोल सकते हैं कि स्लोप इंक्रीजेज, ठीक है। ये स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एक्स के वैल्यू के बढ़ने से, और इस पॉइंट पे आके क्या हो जा रहा है, स्लोप जीरो हो जा रहा है, ठीक है। ये बढ़ते बढ़ते इसलिए आ रहा है क्योंकि ये नेगेटिव वाले वैल्यू को बढ़ाते आ रहा है, यानी नेगेटिव ज़्यादा नेगेटिव कम नेगेटिव होते 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 जीरो आ रहा है। तो इसीलिए इसको बोल रहे हैं हम लोग क्या, ये बढ़ते हुए आ रहा है, और इस पॉइंट पे हम मेरा वैल्यू को मतलब फंक्शन के मिनिमम वैल्यू को अचीव कर रहा है, यानी करा रहा है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि इस पॉइंट के लिए यानी मिनिमम के कंडीशन के लिए क्या होगा, मिनिमम को कंडीशन बनाने के लिए क्या होगा, तो डबल डिफरेंशिएशन शुड बी पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव नेचर का, इंक्रीजिंग नेचर का है इसका स्लोप का रेट ऑफ चेंज। तो इसी के लिए हम लोग इसका डबल डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, पॉजिटिव देंगे। और ये जो मिनिमम जो वैल्यू आएगा वो कहाँ पे आएगा, तो dy/dx जहाँ पे जीरो होगा वहाँ पे इसका मिनिमम वैल्यू आएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख लिया एट मिनिमम द स्लोप चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, डेट मीन द स्लोप इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ x। जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ओके, मीन्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, स्लोप का जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो इसीलिए हम लोग मिनिमम के केस में जो डबल डिफरेंशिएशन जो बनाते हैं वो पॉजिटिव बनाते हैं, और जो पॉइंट जो लाते हैं वो फर्स्ट डिफरेंशिएशन को जीरो करके करते हैं। तो ये मेरा जो कंडीशन है मिनिमम के कंडीशन के लिए, तो क्या है, तो dy/dx शुड बी जीरो एंड d2y/dx² शुड बी ग्रेटर देन जीरो या फिर पॉजिटिव। ओके, तो इसी का एनालिसिस हमने यहाँ पे ऑलरेडी करा हुआ है कि थीटा जब 90 डिग्री से बड़ा होता है तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2 होगा, तो इसका जो tan थीटा का वैल्यू होगा वो उलट जाएगा क्योंकि नेगेटिव स्लोप होता है। लेकिन वहीं अगर थीटा 90 डिग्री से छोटा होगा तो जो एंगल में बड़ा होगा ना उसका tan थीटा भी बड़ा होगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको मैक्सिमम मिनिमा का क्या मतलब होता है ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब डबल डिफरेंशिएशन का क्या करते हैं, मैथमेटिकल यूज़ देख लेते हैं, उसके बाद इसका फिजिकल यूज़ में यानी फिजिक्स में कैसे यूज़ करते हैं वो भी देखते हैं। तो जैसे कि एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमा वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन का हमको क्या करना है, मैक्सिमम मिनिमा वैल्यू निकालना है। तो हमको पता करना है कि अभी हमको पता नहीं है कि ये मैक्सिमम है कि मिनिमा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, द dy/dx करना पड़ेगा और dy/dx को जीरो करना पड़ेगा। उसके बाद चेक करना पड़ेगा d2y/dx²। उसके बाद देखना पड़ेगा ये पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, उसके हिसाब से ही हम लोग करेंगे। अगर पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा बन जाएगा, अगर ये नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग dy/dx करते हैं। तो चलिए dy/dx करते देखते हैं। तो अगर y यहाँ पे दे रखा है तो इसका dy/dx करेंगे, dy/dx तो ये मेरा आएगा 3x² - 6x, ठीक है। अब इसको अगर जीरो से कोरिलेट करते हैं तो 3x को कॉमन ले लेते हैं तो x - 2 = 0 हो जाएगा। यहाँ पे x का दो वैल्यू आ रहा है, एक 0 आ रहा है और एक आ रहा है 2, तो इस दोनों वैल्यू को रखेंगे, इसका यूज़ करेंगे आगे। ओके, अब हम लोग लेते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अब इसका डबल डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो d2y/dx² हो जाएगा, ठीक है। तो d2y/dx² इसी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो 3x² का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा 6x और ये बन जाएगा -6। तो यहाँ भी हमको पता नहीं चल रहा है कि ये मेरा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, वेरिएबल फंक्शन x दिया हुआ है। तो जो भी हमने यहाँ पे वैल्यू निकाला है इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो अब देखेंगे अगर d2y/dx² अगर देखेंगे एट x = 0, क्योंकि एक 0 वैल्यू निकला है, तो यहाँ पे इसको पुट करके देखेंगे तो 6 × 0 - 6 यानी ये हो रहा है नेगेटिव।
तो नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे में जो फंक्शन का जो मेरा निकलेगा वो क्या होगा, वो क्योंकि डी टू वाई बाई डी एक्स इसका नेगेटिव है, तो जब डी टू वाई बाई डी एक्स इसका नेगेटिव होता है तो वो मेरा मैक्सिमा का कंडीशन होता है, यानी मैक्सिमम। तो ये मेरा जो पॉइंट हो गया वो मैक्सिमम का पॉइंट हो जाएगा कब, एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर का। ठीक, अब हम लोग आगे पुट करके देखते हैं। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू 2 पर देखेंगे तो 6 इंटू 2, एक्स का वैल्यू 2 रख देंगे, -6, तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 6 इक्वल्स टू 6, तो 6 इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये है कि एट x इक्वल्स टू 2 स्टूडेंट्स मेरा जो फंक्शन होगा वो मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, यानी मिनिमा या मिनिमम वैल्यू क्या करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को हम लोग क्या निकाल भी सकते हैं, तो कैसे, तो y का मेरा फंक्शन यहाँ पे दिया है, तो y अगर यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, y अगर मिनिमम का बात करेंगे तो y मिनिमम कितना हो जाएगा, तो y मिनिमम कहाँ पे आया है, तो y मिनिमम है x इक्वल्स टू 2 पे, तो x इक्वल्स टू 2, यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, -3 इंटू 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा 8, ये मेरा हो जाएगा 4, 12 और ये मेरा हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये मेरा वैल्यू हो जाएगा 2 वैल्यू आ जाएगा इसका। ठीक है, अगर y मैक्सिमम का बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो मैक्सिमम कहाँ पे था, तो 0 पे था, 0 था मैक्सिमम, यहाँ पे 0 पे था, तो 0 इसमें पुट करेंगे इसी वाले फंक्शन में, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, बचेगा 0 माइनस 0 प्लस 6, यानी 6 क्या हो गया मेरा मैक्सिमम वैल्यू हो गया इस फंक्शन का, और 2 जो हो गया उस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू हो गया। यानी जो भी वैल्यू इसमें पुट करेगा ना x के चेंज करने के साथ, ये इस दोनों के बीच में ही रहेगा, 2 और 6 के बीच में ही। तो आई होप ये आपको समझ में आ रही होगी। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब मैक्सिमा जो एग्जिस्ट करेगा x इक्वल टू 0 पर तो वैल्यू कितना लेगा, 6 लेगा, और मिनिमा जब एग्जिस्ट करेगा तो x इक्वल टू 2 पे तो वैल्यू कितना लेगा, तो ओवरऑल मेरा 2 ही लेगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि x इक्वल्स टू 5t² माइनस 9t प्लस 3 इज पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोजीशन कोऑर्डिनेट। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मेरा पोजीशन टाइम ग्राफ फंक्शन दिया हुआ है, तो ये 5t² है, -9t है, +3 है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, मैक्सिमा और मिनिमा चेक करना है, मैक्सिमा वैल्यू चेक करना है। तो हमको क्या करना है, मैक्सिमा चेक करने के लिए दोनों कंडीशन dx बाई dt को करना पड़ेगा और उसको 0 करना पड़ेगा, d2x बाई dt² करना पड़ेगा, उसका चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले dx बाई dt कर देते हैं। तो dx बाई dt अगर करते हैं यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10t और ये हो जाएगा -9 इक्वल्स टू 0। तो टाइम इक्वल्स टू मेरा कितना हो जाएगा 9/10, यानी हम लोग बोल सकते हैं 0.9 सेकेंड। ठीक है, यानी t इक्वल्स टू 0.9 सेकेंड पे जो भी होना होगा ये होगा मैक्सिमा और मिनिमा। चलिए अब डबल डिफ्रेंशिएशन चेक करते हैं। तो d2x बाई dt² अगर देखेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये 10 क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0। तो जब d2y बाई dx² पॉजिटिव होता है तो मिनिमा एग्जिस्ट करता है, मिनिमम वैल्यू। तो अब बताइए यहाँ पे सिर्फ मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है, यानी इसका मैक्सिमम कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसको और चेक कर सकते हैं कैसे, तो लिमिटिंग कंडीशन से। तो फॉर मैक्सिमम एग्जिस्टेंस, वैसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट, मैक्सिमा या मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, इसी कंडीशन से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मेरा कंडीशन किसका आ रहा है, मिनिमा का आ रहा है। ठीक है, वैसे हम चेक भी कर सकते हैं। तो t इक्वल्स टू 0 कर दो, t इक्वल्स टू 0 करेगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो x का वैल्यू लिमिटिंग कंडीशन में हो जाएगा, क्योंकि टाइम तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, इसके लिए 0 लिखे हैं। तो x का वैल्यू हो जाएगा मिनिमम 3, और t जब इन्फिनिटी कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो भी इन्फिनिटी चले जाएगा, यानी मैक्सिमा का कोई भी सीन मेरा बन नहीं रहा है। तो ये वैसे भी यहाँ से हमको क्या हो गया, फाइंड हो गया, क्योंकि यहाँ पे मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है तो मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो इन्फिनिटी तक ग्राफ चलते चला जाएगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप डायरेक्ट इतना करके छोड़ सकते हो और यहीं से आप कंक्लूजन लेकर लिख सकते हैं कि मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस ग्राफ या इन दिस फंक्शन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मान लिया कि क्वेश्चन में है द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई दिस, व्हाट वैल्यू ऑफ टाइम वेलोसिटी शुड बी मैक्सिमम मिनिमा। बताना है कि कौन से टाइम के लिए वेलोसिटी मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा। तो सबसे पहले तो मेरा इक्वेशन क्या है, 60² माइनस 60³ ठीक है, तो वहीं करना पड़ेगा, तो dv बाई dt करना पड़ेगा फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन। तो फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन करे तो ये मेरा कितना आएगा 12t आया,
माइनस 18t² आ गया। तो अगर इसको जीरो करेंगे, क्योंकि हमको जीरो करना होता है फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन, तो 6t को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3t इक्वल्स टू 0। तो t इक्वल्स टू कितना आया, तो t इक्वल्स टू आया 2/3। तो 2/3 सेकेंड में हमको देखना है कि ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है या मिनिमम वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, d2v/dt² करना पड़ेगा डबल डिफ्रेंशिएशन। तो डबल डिफ्रेंशिएशन से करेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 36t, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है, यहाँ पे हमको चेक करना पड़ेगा इस वाले वैल्यू पे, सॉरी यहाँ पे दो वैल्यू आया है, t इक्वल्स टू 0 भी है, ओके। तो अब अगर हम देखेंगे d2v/dt², तो एट t इक्वल्स टू 0 वो कितना आ रहा है भाई, तो इसमें हम लोग 0 पुट कर देंगे तो 36 इंटू 0 कितना हो जाएगा, तो 12। तो 12 इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब क्या हो रहा है, ये मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। x t इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, एग्जिस्ट करेगा। और अगर हम लोग देखें d2v/dt² कहाँ पे, तो एट t इक्वल्स टू 2/3 पे, तो 2/3 पे चेक कर लेते हैं क्या आ जाएगा, तो 12 माइनस 36 इंटू टी का वैल्यू 2/3, तो ये हो गया 12। तो 12 माइनस 24 क्या हो जाएगा, -12, यानी ये क्या है, ये छोटा हो गया 0 से, यानी नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, तो मैक्सिमम वैल्यू अचीव होगा। तो कहाँ पे मैक्सिमम अचीव हो रहा है, तो मैक्सिमम एट टाइम इक्वल्स टू 2/3 और मिनिमा 0 पे। तो आप इसको क्या कर सकते हो, फंक्शन में डाल के मैक्सिमम स्पीड भी निकाल सकते हो। तो t इक्वल्स टू 2/3 डालोगे तो ये वेलोसिटी जो आएगा, ये स्पीड जो आएगा मैक्सिमम आएगा, और t इक्वल्स टू 0 डालोगे तो 0 आएगा, यानी 0, ओके। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, उसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर से। इस क्वेश्चन में बोला है कि इस क्वेश्चन बोला है टू बॉडीज स्टार्ट मूविंग इन ए सेम स्ट्रेट लाइन एट अ सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। द फर्स्ट बॉडी मूव्स विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड एंड द सेकेंड स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द टाइम दैट द इलैप्स बिफोर द सेकेंड कैचेज द फर्स्ट बॉडी। Find also the greatest distance between them prior to catch it and time at which this occur। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन के कहने का मतलब मैं आपको ग्राफ से समझा देता हूँ। मान लो कि यहाँ पे ये मेरा कोई ग्राउंड है, ठीक है, मान लो कि ये कोई ग्राउंड ले लेते हैं, मान लिया कि ये कोई ग्राउंड है और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्या है, रास्ता है, रास्ता हमने एक ही रास्ता है, एक्चुअली हमने अलग अलग कर दिया है। क्या हो रहा है कि यहाँ पे दो बॉडी है, एक बॉडी है मेरा, एक बॉडी ये है ए और एक बॉडी है बी, ठीक। अब दोनों बॉडी क्या हो रहा है कि एक साथ ही क्या हो रहा है, चलना स्टार्ट कर रहा है। तो एक साथ चलना स्टार्ट हो रहा है तो बॉडी ए जो है वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए कितना है, तो ये है 40 मीटर पर सेकेंड, और ये एक्सेलेरेशन कितना है, एक्सेलेरेशन ऑफ बॉडी बी, तो ये है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसका इनिशियल स्पीड जो है बॉडी बी का 0 है। अब क्या होगा, अब जाहिर सी बात है इनिशियल स्पीड इसका ज़्यादा है और इसका एक्सेलेरेशन है, तो ये क्या होगा, ये दूर जाएगा, ये आगे भाग जाएगा और कहीं पे जाके, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये कहीं पे जाके पकड़ा जा रहा है। तो मान लो कि यहाँ पे जाके ये पकड़ा जा रहा है, ठीक है, यानी ए और बी फिर से क्या हो रहा है, यहाँ पे सेम में आ जा रहे हैं। तो मान लिया कि इस कंडीशन के लिए हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक। अब तुम देखो तो ये टी टाइम में जाके पकड़ा रहे हैं, मान लो कि टी टाइम में जाके दोनों पकड़ा रहे हैं, तो टी टाइम में जाके दोनों पकड़ा रहे हैं, तो वेलोसिटी जो डिस्प्लेसमेंट कोई भी टी टाइम में होगा, ये दोनों का सेम नहीं होगा, एक पर्टिकुलर टाइम में ही दोनों जाके क्या होगा, एक दूसरे को पकड़ लेंगे। लेकिन इनिशियली केस में देखिए तो ये बॉडी का जो डिस्टेंस ये अलग होगा और इसका डिस्टेंस कवर अलग होगा, क्योंकि ये पहले भागेगा, ये तेज़ी से भागेगा तो ये ज़्यादा डिस्टेंस करेगा कम टाइम में, और ये कम टाइम में कम डिस्टेंस करेगा विथ रिस्पेक्ट टू ये, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो दे रखा है तो इसका सिचुएशन समझिए। तो मान लो कि अगर दोनों का मोशन स्टार्ट हुआ तो ए भाग गया यहाँ पे, मान लो कि ए भाग गया यहाँ पे, ठीक है, और बी यहीं पे है, जाहिर सी बात है ए भाग गया है कहाँ पे, यहाँ पे, और बी मेरा यहीं पे है। तो ए के द्वारा जो डिस्टेंस किया गया है वो क्या S1 डिस्टेंस होगा, और बी के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया है वो
S2 होगा डिस्टेंस, या हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ये दोनों का किसी भी पर्टिकुलर टाइम में इसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना कवर का होता है। तो ठीक है, तो फॉर बॉडी ए के लिए देखते हैं। तो ए के लिए अगर S1 देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसका 40 स्पीड है इंटू टी मान लिया, ठीक, क्योंकि दोनों का जितना टाइम में ये डिस्टेंस कवर करेगा उतना ही टाइम में ये इतना डिस्टेंस कवर करेगा या इतना डिस्प्लेस होगा, ठीक है। और S2 उतना ही टाइम में कितना कर लेगा, तो S2 के पास 0 इनिशियल वेलोसिटी है, तो 1/2 AT², तो 4 इंटू टी², ठीक। यानी इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हो जाएगा 2t², ठीक है। अब देखिए कि ये दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है, S1 माइनस S2, तो यहाँ से लेके यहाँ तक S2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, S1 है। तो अगर दोनों का गैप देखें, गैप, तो मान लो कि S1 माइनस S2 है, इसको हम लोग मान लेते हैं ये S बन रहा है, ठीक है। तो अगर यही गैप मेरा 0 होगा, इफ़ गैप इज़ 0, गैप यानी फिर S इज़ 0, डैट मीन्स S1 इक्वल्स टू S2 हो जाएगा। यानी मतलब क्या हो जाएगा, B A को पकड़ लेगा, मतलब B क्या करेगा, कॉट A, या B कैचेज A। B क्या करेगा, कैचेज A, कब, जब S1 इक्वल्स टू S2 हो जाएगा। तो आई होप इतना समझ में आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में एक ये भी चीज़ दिया हुआ था कि बताइए कि दोनों के बीच का जो सेपरेशन है कब तक बढ़ते जाएगा और कब मैक्सिमम हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा फिजिक्स से देखते हैं। आई होप इसमें 10th में 9th में आपने पढ़ा भी होगा कि देखो यहाँ का इसका इनिशियल स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड है और इसका इनिशियल स्पीड 0 है। तो ये दोनों के बीच का जो गैप है वो कब तक बढ़ते जाएगा, तो जब तक कि सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट का जो स्पीड क्या हो जा रहा है, जब तक कि इसके स्पीड के बराबर नहीं होगा तब तक क्या होगा, दोनों का गैप बढ़ते रहेगा। तो जैसे ये तो 40 40 40 40 40 40 जा रहा है और ये क्या जा रहा है 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना जाएगा। तो जब इस मान इसका 10 मीटर पर सेकंड भी स्पीड है और इसका 40 मीटर पर सेकंड स्पीड है, तो उस समय भी ये हर एक सेकंड में 30 मीटर का डिस्टेंस ये ज़्यादा कवर करेगा। तो ये गैप जो है दोनों का, ये कब तक कम नहीं होगा, जब तक दोनों का स्पीड सेम नहीं होगा। तब दोनों का स्पीड सेम हो जाएगा, यानी इसका तो 40 मीटर पर सेकंड तो है ही। अगर बी का स्पीड भी किसी टाइम में 40 मीटर पर सेकंड होगा तब दोनों का स्पीड क्या होगा, सेम हो जाएगा। अब क्या होगा, अब दोनों के बीच उस समय जो गैप होगा वही गैप कांस्टेंट हो जाएगा जब दोनों उसके बाद कॉन्स्टेंटली ही चलेगा तब। लेकिन क्योंकि बी तो कॉन्स्टेंटली नहीं चल रहा है, वो तो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है, तो इसका स्पीड जो होगा वो 40 मीटर से और बढ़ेगा। यानी दोनों के बीच का जो गैप होगा वो 40 मीटर तक, यानी बी के स्पीड को 40 मीटर तक होने तक बढ़ेगा और जैसे ही बी 40 से सरपास करेगा उसके बाद दोनों का स्पीड दोनों का गैप हो जाएगा, वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इसी को हमने क्या कहा, मैथमेटिकल फंक्शन से ये दिखाया है। तो यहाँ पे एस हमने देख लिया, तो एस अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो एस जो S1 माइनस S2 हो गया, तो S1 कितना हो गया, तो 40t और S2 कितना हो गया, तो 2t²। अब यही मेरा फंक्शन हो गया टाइम से। अब यही क्या करना है, अगर इसी को हम लोग 0 कर देंगे, एस को अगर 0 कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, उस टाइम में वो एक दूसरे को पकड़ लेगा। तो जब दोनों को 0 करेंगे तो देखो कितना आएगा, तो इसमें 2t कॉमन ले लेते हैं, तो ये 20 माइनस t हो जाएगा, तो इक्वल्स टू 0। तो t इक्वल्स टू कितना होगा, 20 सेकेंड, एंड t इक्वल्स टू कितना हो गया, 0 सेकेंड। तो जाहिर सी बात है 0 सेकेंड पे तो दोनों एक दूसरे के पास था ही, क्योंकि मोशन एक ही साथ स्टार्ट किया था। यानी अगर बी जो ब्लॉक है वो ए ब्लॉक को कितने टाइम बाद पकड़ेगा, तो आफ्टर 20 सेकेंड बाद ये क्या करेगा, कैच कर लेगा, किसको, बी जो कैच कर लेगा वो ए को कैच, यानी टोटल इसको 20 सेकेंड लगेगा, ठीक है। तो ये तो टोटल 20 सेकेंड लगा उसको पकड़ने में। लेकिन क्वेश्चन में एक और चीज़ ये भी पूछा है, ये तो आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन में एक और भी चीज़ पूछा है कि दोनों के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा। तो देखो फंक्शन मेरा ये है, तो ये क्या है, ये फंक्शन है और ये गैप भी है, तो ये गैप को मैक्सिमा करना है। तो गैप मैक्सिमा करने का मतलब क्या होता है, आपको पता है, गैप मैक्सिमा करने का मतलब होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग और करेंगे। ओके, तो इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा, ds/dt करेंगे, तो ds/dt कितना हो जाएगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 40, ठीक है। अब देखेंगे इसका मैक्सिमा गैप आ रहा है कि मिनिमा गैप आ रहा है, तो अब इसको हम लोग 0 करेंगे और वही मेरा टाइम आता है जो मैक्सिमम मिनिमा को देता है। तो अगर हम इसमें t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40/4 यानी 10 सेकेंड। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो दो गैप है वो 10 सेकेंड में या तो मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा। तो फिजिक्स से तो देख लिए कि ये गैप एक्चुअली मैक्सिमा होने वाला है, तो हम फिर से इसको मैथमेटिक ढंग से डिफ्रेंशिएट करके पता कर लेते हैं, डबल डिफ्रेंशिएशन कि ये मैक्सिमम ही आ रहा है। तो ये तो 0 हो गया, तो -4 है, तो -4 यानी नेगेटिव है। तो नेगेटिव कहाँ एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे
उस ग्राफ का या उस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है। तो यानी ये नेगेटिव चीज़ ये बता रहा है कि ये जो ग्राफ है वो ग्राफ का मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा, और कहाँ पे करेगा, तो t=10 सेकंड में। तो कहने का मतलब ये है t=10 सेकंड पे दोनों के बीच का जो गैप होगा वो मैक्सिमम गैप होगा, ठीक है। और ये गैप भी आप लोग निकाल सकते हो। अगर गैप निकालना हो तो डायरेक्ट इस वाले फार्मूला में हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो गैप यहाँ से निकल जाएगा। तो गैप कितना, 40t - 2t। तो t का वैल्यू 10 रखो तो ये 400 हो जाएगा, t का वैल्यू यहाँ पे 10 रखो तो ये 200 हो जाएगा। यानी दोनों का जो मैक्सिमम गैप होगा वो कितना हो जाएगा, 200 मीटर। तो इस मैक्सिमम जो निकलेगा यहाँ पे तो वो कितना हो जाएगा, तो 40 - 2t²। तो ये मेरा हो गया 400 - 2 × 100, तो ये यानी 200 मीटर। तो ये दोनों के बीच का मैक्सिमम जो गैप होगा स्टूडेंट्स वो कितना होगा, 200 मीटर होगा। 200 मीटर तक मैक्सिमम गैप जाएगा। उसके बाद वो गैप क्या होगा, डिक्रीज करते 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 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो 20 सेकेंड में, मतलब नेक्स्ट 10 सेकेंड में वो गैप 0 हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।